अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सीजन की शुरुआत में हम याकुई नामी लड़की से मिलते हैं जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग का प्लान बनाया हुआ था। वो लेट हो गई थी, इसीलिए छोटे रास्ते से उन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो एक गुफा में गिर जाती है। वहाँ उसे एक जख्मी फॉक्स दिखता है जिसे वो अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उसे एक पत्थर पर चमकता हुआ मोती नजर आता है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो मोती उठाती है, हवा में एक अजीब सा बदलाव आता है, लेकिन याकुई इसे महसूस नहीं कर पाती। वो फिर फॉक्स को अपने बैग में डालकर ऊपर चढ़ने लगती है और ऐसे ही बाहर निकल आती है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके हाइकिंग का प्लान भी कैंसिल कर देती है और फॉक्स को एक वेट के घर के बाहर छोड़ देती है, क्योंकि उसके पास वेट को देने के पैसे नहीं थे। जैसे ही डॉक्टर फॉक्स को अंदर ले जाता है, वो भी वहाँ से चली जाती है और घर वापस आ जाती है। डॉक्टर फॉक्स को एक केज में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फॉक्स को होश आ जाता है और वो इंसान के रूप में आ जाता है। इसके बाद वो छुपकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और किसी चीज की तलाश में लग जाता है। दूसरी तरफ याकुई अपने साथ लाए हुए मोती का हार बनाकर गले में पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, हमें मोती चमकता हुआ नजर आता है। उस मोती से एक रोशनी निकलती है जिसे इंसान नहीं देख सकते, लेकिन सिटी में मौजूद सारे शैतान देख लेते हैं और उसकी तलाश में लग जाते हैं। फॉक्स, जिसका नाम जाओ है, उस रोशनी का पीछा करते करते याकुई के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर डर जाती है। जाओ उससे मोती, जिसे वो होली पर्ल बुला रहा था, वापस मांगता है और उसे बताता है कि 1000 साल से वो उस गुफा में सो रहा था और आखिर जब इमोर्टल बनने वाला था, तब याकुई ने आकर होली पर्ल को चुरा लिया, जिसकी वजह से वो इमोर्टल नहीं बन पाया। याकुई ये सब सुनने के बाद होली पर्ल को उतारने की कोशिश करती है तो उसकी सांस बंद होने लगती है। जाओ को समझ आ जाता है कि होली पर्ल ने याकुई को अपना ओनर बना लिया है और अब उसे उतारने के लिए याकुई को मारना पड़ेगा। वो ये बात याकुई को बताता है, जो उसे ये सुनकर लड़ने लगती है और बहुत कोशिशों के बाद उससे बचकर बाहर भाग जाती है। वो एक बस में चढ़ती है जो पूरी खाली है। अचानक बस का ड्राइवर गायब हो जाता है। बस का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि जाओ आकर बस को रोक लेता है। वो देखता है कि बस ड्राइवर शैतान है जो होली पर्ल के पीछे है। जाओ और उस शैतान की लड़ाई होने लगती है और आखिर वो शैतान गायब हो जाता है। याकुई जाओ से 3 दिन का वक्त मांगती है, जो वो उसे दे देता है। जाओ होली पर्ल को सेफ रखने के लिए याकुई के साथ रहना शुरू हो जाता है। जाओ नामी लड़की, जो एक शैतान है, छुपकर याकुई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसे बचा लेता है। ऐसे आखिरी दिन आ जाता है और याकुई अपने क्रश जिंग, जो एक एक्टर भी है, उसे कन्फेस करने का फैसला कर लेती है। वो उससे मिलने पहुंचती है जहां वो ड्रामे की शूटिंग करता हुआ नजर आता है और याकुई उसे देखने लगती है। इतने में डायरेक्टर को एक एक्स्ट्रा लड़की की जरूरत पड़ती है जो ड्रामा की एक्ट्रेस होती है, और जैसे ही उसकी नजर याकुई पर पड़ती है, वो डायरेक्टर को उसे चूज करने के लिए बोलती है। शूटिंग के दौरान जाओ याकुई पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जियाओ पे पड़ती है तो याकुई को छोड़कर उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1000 साल पहले ये दोनों साथ रहते थे, लेकिन फिर जाओ एक दिन गायब हो गया और उसे अब मिला है। वो जाओ को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसे परेशान ना करने के लिए कहकर चला जाता है। रात हो जाती है और याकुई का वक्त भी पूरा हो जाता है। जाओ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ आकर उसे रोक लेती है। उसे कहती है कि होली पर्ल को लेने का एक और तरीका है जिसमें याकुई की जान बच सकती है। बस उन्हें 100 शैतान जमा करके होली पर्ल को देने होंगे। इस तरह पर्ल एक नया ओनर चुन लेगा। वो जाओ से 3 महीने का वक्त मांगती है, जिस पर वो हाँ कह देता है। जिंग याकुई से मिलने आता है क्योंकि उसने ही उसे वहाँ बुलाया था, लेकिन अब उसके पास 3 महीने का टाइम था, तो वो जिंग से कन्फेस करने के बजाय थोड़े पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद जाओ उसे घर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उससे उसकी मदद करने के बदले में कहती है कि वो जाओ को उसके करीब लाने में मदद करे। याकुई मान जाती है और घर के पास गाड़ी से उतर जाती है, जहाँ उसे जाओ
मिलता है। दोनों साथ घर आ जाते हैं और अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं। अगले दिन जाकुई अपनी बॉडी में बदलाव महसूस करती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जाओ कुछ शैतान लेकर उसके घर आती है ताकि वो अपनी एनर्जी होली पर्ल को दे सके। जाओ के जाने के बाद जाकुई यूनिवर्सिटी चली जाती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो कैंटीन में जाकर बहुत सारा खाना खाने लगती है, लेकिन उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। कैंटीन में खाना देने वाली टूशान नामी लड़की उससे दोस्ती कर लेती है। टूशान भी एक शैतान थी, लेकिन वो जाकुई को नहीं मारती। इतने में जिन वहाँ आ जाता है और जाकुई उससे बातें करने लगती है। इसके बाद जाकुई टूशान से कुछ खाना बनवा कर घर ले आती है, जिसे गर्म करने के चक्कर में जाओ जला देता है। जाकुई उसे बाहर खाना खिलाने का फैसला करती है, लेकिन पहले उसी को अपना होलिया बदलने के लिए कहती है। जाओ अपनी जादुई ताकत से अपने आप को मॉडर्न जमाने के लड़के में बदल लेता है और फिर दोनों मॉल आ जाते हैं खाना खाने। दोनों मॉल में खूब एंजॉय करते हैं और खाना खाने के बाद घर वापस आ जाते हैं। जाकुई जाओ को एक फोन भी गिफ्ट करती है ताकि दोनों कांटेक्ट में रह सकें। वो उसे फोन इस्तेमाल करना भी सिखाती है। अगले दिन टूशान जाकुई को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। रास्ते में चैन नामी लड़का जो अपने आप को डीमन कैचर बताता है, उसे संभल के रहने के लिए कहता है। जाकुई उसकी बातें इग्नोर करके जब टूशान से मिलने उसके घर आती है तो देखती है कि टूशान ने एक लड़की को कैद किया हुआ है जिससे वो प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार हासिल करने के लिए उसे होली पर्ल की जरूरत है जो वो जाकुई से मांगती है। जाकुई चुपके से जाओ को फोन कर देती है, जो फौरन उनकी बातें सुनकर अपने फोन पर उसकी लोकेशन ढूंढता है और उसके पास आने के लिए निकल जाता है। टूशान के हमला करने से पहले जाओ उसे रोक लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि जाकुई उसे रोक लेती है। टूशान जाकुई से सॉरी बोलती है और यहाँ उन्हें सच्चाई बताती है कि वो एक लड़का है जो अपने प्यार की वजह से लड़की बन के जी रहा था। घर जाने से पहले जाकुई टूशान से अपनी थोड़ी सी एनर्जी होली पर्ल को देने के लिए कहती है, जो वो दे देती है। इसके बाद जाओ जाकुई को लेकर घर आ जाता है। चैन अचानक जाकुई के घर में घुसकर उसे अपना डीमन कैचर दिखाता है और कहता है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता, बल्कि सिर्फ वो लड़की देख सकती है जो उसकी वाइफ बनेगी। जाकुई डीमन कैचर को घर से बाहर फेंक देती है, जिसके पीछे चैन भी घर से बाहर चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। दूसरी तरफ टूशान जो घर छोड़कर दूर जा रहा था, उसका एक यौन नामी डीमन रास्ता रोक लेती है और उसको धमकी देकर जाकुई से होली पर्ल लाने के लिए कहती है। जाकुई फौरन होली पर्ल के जरिए जाओ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी युआन उसे मार देती है, जिसका पता जाओ को भी चल जाता है क्योंकि होली पर्ल में से टूशान की एनर्जी गायब हो जाती है। जाओ भी उनके साथ मौजूद होती है और जाओ फौरन से इस टूशान के मरने की खबर दोनों को देता है। जाकुई बहुत सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जाकुई अपने दोस्त पिंक के साथ यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ से वापसी में एक डीमन उनका रास्ता रोक लेती है। उस डीमन से जाओ उन्हें आकर बचा तो लेता है, लेकिन इससे पहले उस डीमन ने पिंक की आंखों में जहर डाल दिया था, जिससे अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो उस डीमन को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ जाकुई उसे पिंक को ठीक करने के लिए कहती है, जिस पर वो डीमन उसे बताता है कि उसकी आंखें अब सिर्फ उसका बड़ा भाई ठीक कर सकता है, लेकिन वो खुद उससे सालों से नहीं मिला है। जाकुई और जाओ उस डीमन के साथ मिलकर उसके बड़े भाई को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ वो उसके बाकी चारों भाइयों को भी ढूंढकर अपने साथ मिला लेते हैं। वो उसे ढूंढते हुए एक कैसीनो में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कैसीनो का ओनर जो एक शैतान है, उसने उसके भाई को कैद किया हुआ है। बाकी भाई अपने भाई को छुड़ाने के लिए ओनर को गेम के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें वो हार जाते हैं और ऐसे वो बाकी भाइयों को भी कैद कर लेता है। जाकुई पिंक के लिए परेशान होकर ओनर को मोनोपोली के लिए चैलेंज करती है और बदले में बाकी भाइयों को आजाद करने की शर्त रखती है। गेम के दौरान सब एक एक करके हारने लगते हैं और वो शैतान जाकुई को मारने की कोशिश करता है कि जाओ गेम को तबाह कर देता है। इन्हें पता चलता है कि उस शैतान पर किसी और ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। वो उसे ठीक कर देते हैं और ऐसे उन भाइयों को भी आजाद करवा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि उस पर किसने कब्जा किया हुआ था। भाइयों को आजाद करवाने के बाद वो उन्हें पिंक के पास लाते हैं, जहाँ बड़ा भाई उसकी आंखें ठीक कर देता है और सब दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जाकुई को उसके डैड के कर्जदारों की कॉल आती है, जिसके पैसे उसके डैड ने वापस नहीं किए और
वो उसके घर पैसे लेने आ रहे हैं। याको ये सुनने के बाद फौरन पिंग के घर कुछ दिन रहने का फैसला करती है और याओ को कहती है कि जब कर्जदार आए तो वो उन्हें बोल दे कि उसने घर छोड़ दिया है। याको के घर छोड़ने के बाद याओ को अकेला महसूस होने लगता है और वो उसे कॉल करके उसके कर्जदारों का नंबर मांगता है। थोड़ी देर बाद वो याको को दोबारा कॉल करके घर वापस बुला लेता है और उसे कर्जदारों की फिक्र ना करने के लिए बोलता है। जब वो घर आती है तो देखती है कि कर्जदार उसका घर साफ कर रहे हैं और उन्हें किसी ने बहुत पीटा है। वो याओ के कहने पर वहाँ से चले जाते हैं और याको ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन याको की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर उन्हें ड्रीम्स पर लेक्चर देते हैं। लेक्चर के बाद याको और पिंक प्रोफेसर से मिलते हैं, लेकिन याको को उससे मिलने के बाद बहुत नींद आने लगती है। वो घर आने के बाद प्रोफेसर को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है। जब वो उससे मिलने आती है तो प्रोफेसर उसे गहरी नींद में सुला देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब जियाओ के साथ वहाँ पहुंचकर प्रोफेसर को रोकता है, लेकिन प्रोफेसर याको की ड्रीम में घुस जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। याओ भी उसके पीछे याको की ड्रीम में आ जाता है, जहाँ वो याओ को ढूंढने लगता है। उसे ड्रीम में याको अपने डैड के साथ खुशी खुशी खेलती हुई भी नजर आती है और आखिर बहुत ढूंढने के बाद वो याको तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर ड्रीम से बाहर आकर याको के साथ लोगों के ड्रीम्स में बंद कर देता है और खुद बाहर आकर जियाओ से लड़ना शुरू हो जाता है। आखिर सबकी ड्रीम से गुजरने के बाद वो एक कोमा वाले इंसान की ड्रीम में फंस जाते हैं, जो उनके बहुत मनाने पर भी नहीं उठता। इतने में याको एक गाना गाने लगती है जो उसे उसके डैड सुनाया करते थे और आखिर वो इंसान कोमा से उठ जाता है। याओ और याको भी फौरन बाहर आ जाते हैं, जहाँ याओ बाहर निकलकर प्रोफेसर को पीटने लगता है। इतने में प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। जब प्रोफेसर को होश आता है तो वो इन्हें बताता है कि वो लोगों की अच्छी ड्रीम खाने वाला शैतान है। वो इन सब से माफी भी मांगता है और फिर ये सब वापस घर आ जाते हैं। याको ने प्रोफेसर के ऑफिस से कुछ खास लीज चुराए होते हैं, जिससे वो लोगों की ड्रीम में जा सकती है। रात में वो याओ की ड्रीम में जाती है, जहाँ वो उसे अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की के साथ देखकर हैरान हो जाती है और वो फौरन बाहर आ जाती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में याको जिनको लाइब्रेरी में सोता देखती है और उसके सपनों में घुस जाती है, जहाँ वो उसे एक जलते हुए घर के सामने खड़ा हुआ देखती है। जिंग पीछे मुड़कर याको को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और ऐसे दोनों की आंख खुल जाती है। याको फौरन उसे बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है और जिंग भी गहरी सोच में नजर आता है। घर पर याओ के साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाती है और मूवी देखकर रोने लगती है। तब याओ उसे टिश्यू देता है आंसू पोंछने के लिए। उसी वक्त याको के पास जिंग की कॉल आती है, जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। याको बहुत तैयार होकर उससे मिलने जाती है। गाड़ी में जिंग के दिमाग में सिर्फ उसका सपना था, लेकिन वो याको से कुछ नहीं कहता। दोनों साथ थोड़ा घूम फिर कर अच्छा वक्त बिताते हैं और फिर याको घर आ जाती है। चैन घर में घुसकर याओ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तब घर के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो अपने आप को भी डीमन हंटर बुलाता है। वो चैन को एक बीज देता है जो वो उसे याओ को खिलाने के लिए कहता है, ऐसे वो याओ को पकड़ सकेगा। चैन वो बीज याओ को खिलाने के चक्कर में एक ग्लास में गिरा देता है, जो याको के हाथ लग जाता है और वो उस बीज को अपने पास रख लेती है। वो जिंग के लिए कपकेक बनाती है और उस पर वो बीज डेकोरेशन के लिए लगा देती है। याओ ये देखकर जेलस होने लगता है और जैसे ही याको किचन से बाहर जाती है, वो दोनों कपकेक्स को अपने मुंह में डाल लेता है। ऐसे वो बीज उसे पैरालाइज कर देता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि जिस आदमी ने इन्हें बीज दिया था वो खुद एक डीमन है। वो घर में घुसकर इन सब पर हमला करने लगता है। याओ भी वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी उठाकर फेंक देता है और याको का गला दबाने लगता है। इतने में चैन याओ के अंदर से वो बीज निकाल देता है और याओ आखिर उस शैतान को बहुत मारता है। वो शैतान उनसे माफी मांगकर उन्हें बताता है कि वो एक दरख्त पर रहता है जिसे लोग काटने वाले हैं और उसे बचाने के लिए उसे होली पर्ल चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद याओ याको के साथ उस दरख्त को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। आखिर में याओ आकर उस दरख्त पर बहुत सारे फूल उगा देती है। क्योंकि दरख्त पर काफी सालों से फूल नहीं उगे थे तो लोग उसे काटने वाले थे, लेकिन आखिर दरख्त पर फूल देखने के बाद लोग चमत्कार समझकर उसे काटने से मना कर देते हैं। ऐसे वो शैतान याको का
पीछा छोड़ देता है। अगले दिन जियाकुई को पता चलता है कि जिंग के अंकल की डेथ हो गई है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिंग ने ही अपने अंकल को बिल्डिंग से गिराकर मारा है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिंग का असली नाम यूफी है, जिसे उसके अंकल अपने भाई का झूठा बेटा बनाकर लाए थे। उनका असली बेटा एक अनाथ आश्रम में जल के काफी साल पहले मर गया था। यूफी को वो आदमी धमकी दे रहा था कि वो दुनिया को उसका सच बता देगा अगर वो उसके मुताबिक काम नहीं करेगा। इसलिए यूफी ने उसे मार दिया और उससे अपनी असलियत के सारे कागजात लेकर जला दिए। जियाकुई यूफी को अपने घर बुलाती है खाने पर, जहाँ वो किचन में उसके लिए कुछ पकाने में लगी रहती है। जियाओ यूफी को जियाकुई के साथ देखकर जेलस होने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर यूफी जियाकुई का लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है कि इतने में जियाओ अपने रूम से बाहर आकर उसे देख लेता है। इसी के साथ द लाइफ ऑफ व्हाइट फॉक्स का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। ये जानने के लिए कि जियाओ ने यूफी के साथ क्या किया, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।